Hello students. Today we will discuss about electrolytic cell, that is electrolysis. What do you mean by electrolysis? Electro means electricity and lysis means breakdown. Breaking of chemical compound due to इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसी भी कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस की ही प्रोसेस होती है। मीन्स जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो वहाँ पे केमिकल्स कंपाउंड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का प्रिंसिपल क्या है? कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें क्या हो रहा था? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। और यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, ठीक है, जो कि क्या है? नॉन कंडक्टिंग है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए गए हैं, एक एनोड और एक कैथोड। यहाँ हम बोल सकते हैं एनाइन कैटाइन, दोनों नाम दे सकते हैं। यहाँ एनोड पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैटाइन ये कैथोड पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर हमने क्या किया है? कोई भी सॉल्यूशन प्लेस किया गया है, वो मॉल्टन स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर एक्वा स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकता है। वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस क्या होगी? ये नॉन कंडक्टिंग है तो इन दोनों को क्या किया है? एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कैटाइन पे क्या रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन की होगी। सॉरी, कैटाइन पे क्या हो रही है? यहाँ पे रिडक्शन की, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और एनाइन पे क्या होगी? यहाँ पे एनोड की। ओके, अब इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है कैसे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसमें प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है वो देख लो। अगर मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया हमने यहाँ पे, मतलब इस प्लेस में, यहाँ पे सॉल्यूशन जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है अगर वो मॉल्टन है, तो अगर हम NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ में, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे NaCl अगर ब्रेक डाउन होगा तो किस में ब्रेक डाउन होगा? सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, है ना, Na प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये एनोड है, चार्ज कौन सा है इसके पास? पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है? कैथोड, इसके पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा कि ये NaCl जो सॉल्ट है वो क्या होने लग जाएगा? ब्रेक डाउन होने लग जाएगा। और ब्रेक होने के बाद उसका इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ब्रेक डाउन होने के बाद वो क्या होने लग जाएगा? अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करने लग जाएगा। जैसे सोडियम किसकी तरफ मूव करेगा? कैथोड की तरफ, कैटाइन की तरफ। और क्लोरीन किसकी तरफ मूव करेगा? क्योंकि वो एनाइन है तो किसकी तरफ मूव करेगा? क्लोरीन नेगेटिव चार्ज इसलिए किसकी तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ। और सोडियम पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करेगा? कैथोड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे एनोड पे कौन सी प्रोसेस हो रही है? क्लोरीन माइनस जो आयन है वो किस में चेंज हो रहा है? क्लोरीन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किस में चेंज हो रहा है? सोडियम एलिमेंट में से एक कंप्लीट एलिमेंट में, एटम में चेंज हो रहा है। ओके, तो ये हमारी प्रोसेस क्या थी? इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें क्या हो रही थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हो रही थी किस में चेंज हो रही थी? केमिकल एनर्जी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे ने 2 लॉ दिए थे। पहला लॉ क्या कहता है? कि द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द मास ऑफ अ सब्सटेंस लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट या फिर सॉल्यूशन। इसका कहना है कि किसी भी सॉल्यूशन से या अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, यहाँ पे हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रोड प्लेस किए गए, ठीक है। इलेक्ट्रोड अगर हम इसमें प्लेस करेंगे तो हम जितना करंट यहाँ पे पास कराएंगे उतना ही सब्सटेंस क्या होगा? इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड, मतलब जितना मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो हम इस इलेक्ट्रोलाइट से जितना चार्ज पास करवाएंगे उतना ही क्या होगा? सब्सटेंस इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू
क्या है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू, क्यू क्या है, चार्ज है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, जेड क्या है, कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, और चार्ज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Q इजिकल्स टू आई टी। ये देखो, I इजिकल्स टू Q बाई टी मीन्स चार्ज अपॉन टाइम, ये Q इजिकल्स टू आई टी। तो हमने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, Q की जगह आई टी, ठीक है। और ये Z की जो वैल्यू रहती है हमेशा डिपेंड किसके ऊपर करती है, कैटाइन और एनाइन के ऊपर। Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट। और फैराडे कांस्टेंट हमने देखा था कि एक मोल की जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है जो किसके इक्वल होती है, 96500 कूलम के। ओके, और इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मोलर मास अपॉन एक्स, एक्स क्या है हमारा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ओके, तो हमारा पहला लॉ क्या है कि मास, किसी भी सब्सटेंस का मास कितना डिपॉजिट होता है या लिबरेटेड होता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो उसके इलेक्ट्रोलाइट से कितना चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना पास कराया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। वो जो मास है किसके, लिबरेटेड या डिपॉजिटेड, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। अब सेकेंड लॉ ऑफ नाउ सेकेंड लॉ, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी or electric charge is passed through different electrolyte, then the amount of substance deposited or liberated is directly proportional to its equivalent weight। इसका कहना क्या है कि अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अगर पास कराते हैं तो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो किसके इक्वल होगा, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये देखो, दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, ये जिंक सल्फेट है या कॉपर सल्फेट। अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हम इससे फ्लो कराएंगे तो इसमें इन इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उन सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता था, मास इज इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू, है ना। ये क्या है, कांस्टेंट है, क्यू क्या है, चार्ज। सेम कॉपर के लिए भी यही होगा। तो और ये जेड क्या था, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडेज कांस्टेंट, और क्यू सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी की गई है। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ जिंक अपॉन मास ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, इसका कहना ये है कि अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से हम अगर सेम चार्ज पास करा रहे हैं तो उस सब्सटेंस का जो मास होगा, फॉर एग्जांपल मास ऑफ जिंक, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिंक के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो मास ऑफ कॉपर किसके बराबर होगा, कॉपर की इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, ये आएगी। ठीक है, क्योंकि मास क्या है, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास ऑफ जिंक अपॉन मास ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था हमारा कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जितना इलेक्ट्रोलाइट या जितना करंट हमने इलेक्ट्रोलाइट में पास कराया है उतने ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे। और सेकेंड लॉ कहता है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से पास कराते हैं तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट जो भी होगा वो उसके इक्वलेंट वेट के इक्वल होगा। ओके।